नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, और आप जो टॉपिक है नदियों का वो क्यों पढ़ने आए हैं? क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। ये चीज़ें आपको क्यों समझ में नहीं आई है? आप नदियों को पढ़ने आए हैं तो ऐसा है नहीं कि आप पहले नदियों का टॉपिक है वो नहीं पढ़े होंगे। पढ़े भी होंगे तो आपको याद क्यों नहीं रही है? लंबे समय तक वो फैक्ट आपको याद क्यों नहीं रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके भीतर भी है और हर एक बच्चे के भीतर है जो इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। हमारी नदियों को लेकर अभी तक जितनी भी क्लासें हुई है, काफ़ी बेसिक जानकारी के साथ काफ़ी बारीकी से हमने उन पे चर्चा की है। आप जाके हमारी क्लासें ले सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार इन क्लासों को पढ़ लें तो फिर लंबे समय तक आप उन चीज़ों को ना भूलें या चीज़ें आपको याद रहे। और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों को लेकर, और अगर इसी टॉपिक से पूछ लिया गया है तो वो क्वेश्चन आपका राइट हो जाए और ज़्यादा समय ना जाए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप उस पर टिक लगा दो। तो यही कोशिश हम कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीक्वेंस में हमारी क्लासें चल रही है। पिछली क्लास में हमने आपके सामने चर्चा की थी, एक ये नदी है सतलज नदी और ये है सिंधु नदी। इन दोनों नदियों के मध्य से होते हुए जब तक ये नदी अरब सागर में नहीं मिल जाती, ये पूरा इलाका जो है वो सिंधु तंत्र में आता है। इसे चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, चाहे सिंधु तंत्र कह दो, या सिंधु दो आप कह दो, ये सारी चीज़ें एक ही होती है या इन्हीं क्षेत्रों में इनको शामिल किया जाता है। जितनी भी सभ्यताएं हमको मिली है सिंधु सभ्यता को लेकर, वो सारी सभ्यताएं हमको इसी एरिया में मिली है। महाराष्ट्र तक भी मिली है, देमाबाद तक, लेकिन वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन मोटे तौर पे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गई, कालीबंगा सभ्यता जो यहाँ पे है, ये भी जो घग्गर नदी है, ये भी कहीं ना कहीं सतलज का ही एक हिस्सा माना जाता था। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सतलज का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि जो घग्गर नदी है उसने अपना रूट चेंज कर लिया है, वो सतलज नदी हो गई है और सतलज नदी सीधे सिंधु में मिल रही है। जो नदी पहले यहाँ पे बहा करती थी उसने अपना रूट चेंज किया और वो इस दिशा में बहने लग रही है। तो काफ़ी सारी बारीकियां हैं, इनको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए और इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोआब को लेकर कि दोआब क्या होता है और दोआब किसे कहते हैं। कोई भी नदी होती है, अगर बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि सिंधु हो गई, सतलज हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई या व्यास हो गई, ये जो नदियां हैं ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। भले ही ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन अपने आप में ये नदियाँ काफ़ी बड़ी है। जब ये नदियाँ अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इनका जो पानी है वो पानी सीधे अरब सागर में जा रहा है सिंधु की सहायता के साथ, अब इनकी भी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ होगी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना और समझना है इसको। जल संभर, जल संभर, हमने हमारी पहली क्लास में चर्चा भी की थी। जल संभर को समझना, जब व्यास हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, सिंधु, सतलज, ठीक है, इनकी भी सहायक नदियाँ होगी। वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बहती होगी, फिर वो मिलती होगी। तो वो छोटी छोटी नदियाँ जो है उनके बीच का दोआब वो तो कहलाएगा जल संभर। ठीक है, जल संभर। जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती है वो तो कहलाएगा जल संभर। अगर राजस्थान की हम बात करें तो लूणी नदी है। अब लूणी की कितनी सारी सहायक नदियाँ हैं, तो लूणी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, जल संभर कहलाएगा। लेकिन यमुना में मिलने वाली जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सब का अपने आप में दोआब होगा। जैसे यमुना में चंबल मिलती है तो चंबल और यमुना के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहेंगे। लेकिन चंबल की सहायक जो नदियाँ हैं हम उनको कभी भी दोआब नहीं कहते हैं क्योंकि वो हिस्सा क्षेत्र काफ़ी छोटा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस बात को आप समझ गए होंगे। दो आपको लेकर हम बात कर रहे हैं। अब नदी से लगा के सतलज नदी तक हमको हर एक नदी के बीच में दोआब मिलता है। अब दोआब क्या होता है? ये सिंधु नदी है और ये नदी जो है, आप जूम करना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होता है, 1080p या 2160p में होता है, तो जूम करोगे तो भी इतना क्लियर आपको दिखेगा। तो
ये है सिंधु नदी और ये है झेलम नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में जो भूमि है, जो जगह है, उसको क्या कहते हैं हम? दोआब क्षेत्र कहते हैं। बीच का जो मिट्टी वाला इलाका होता है, जो उपजाऊ हिस्सा होता है, जहाँ पे अच्छी खेती की जा सकती है। ये तो यहाँ पे तो मरुस्थल मिलता है हमको, ठीक है, खेती नहीं हो पाती, पहाड़ है, लेकिन बीच के क्षेत्र को यहाँ पे सच्चर जोन भी होते हैं, श्रेणियाँ भी मिलती है, क्योंकि ये हिमालय है। लेकिन जब हम मैदानी भाग पढ़ेंगे तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी हमको मिलेगी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी हमको मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र चाहे कैसा भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? दोआब। और सिंधु और झेलम के बीच के हिस्से को हम कहते हैं सिंधु सागर दोआब। तो आप दोआब में पहला पॉइंट लिखोगे, सिंधु और झेलम के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। उसके बाद ये नदी है झेलम नदी, ये नदी है चिनाब नदी। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कहाँ से निकलती है, तो ये झेलम नदी और ये चिनाब नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं चाज, CHAJ, चाज, ठीक है। अब देखना क्यों कहते हैं जो। इसका क्या नाम है? झेलम, ठीक है। इसका क्या नाम है? चिनाब। तो CH और झेलम का JH, तो क्या हो गया? चाज, ठीक है। दोनों शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया? चाज बनाया। आगे बढ़ना, ये नदी है चिनाब नदी, ये नदी है रावी नदी, ठीक है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच की ये जो भूमि है, इस नाम को देखिए पहले तो, चिनाब और रावी, ठीक है। तो च आ रहा है और र आ रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रेचना। क्या कहा जाता है? रेचना। तो चिनाब के बीच की और रावी के बीच के क्षेत्र के दोआब को हम क्या कहते हैं? रेचना कहते हैं। आगे देखना, ये नदी है व्यास और ये नदी है रावी। व्यास में बा आ रहा है, व्यास BEAS कहते हैं, ठीक है। व्यास तो हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन उसको कहा जाता है BEAS, व्यास, ठीक है। तो बी आ रहा है और रावी का आर आ रहा है, तो हम कहते हैं बारी, ठीक है। कोई देखो ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको बस ये क्रम पता होना चाहिए। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम नदी यहाँ पे सीमा बनाते हुए, भारत की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद ये नदी जो है चिनाब नदी, फिर रावी, व्यास, सतलज। व्यास ऐसी नदी है जो भारत में ही निकलती है, भारत में ही मिल जाती है। ट्रिक नहीं बनानी है, समझना है। ये नदी है कौन सी है यहाँ पे? ये नदी है व्यास और ये नदी है सतलज। व्यास और सतलज, पहला शब्द देखिए बी, सतलज का S, इसको कहते हैं बिस्ट। अब इन सब के आगे दोआब लगाना, तो आपको क्या करना है? दोआब लिखना है, उसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, ठीक है। जल संभर, छोटी छोटी नदियों के बीच का क्षेत्र जल संभर कहलाता है। बड़ी बड़ी नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखना, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। ये पांचों दोआब है, ये आपको लिखने हैं और इसको लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्लास को रोकना, आराम से लिखना, फिर क्लास शुरू करना। आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने यहाँ पे क्लास, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको मैप बनाने में, सारी चीज़ें तो लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा है वो है संगम। संगम ये क्या होता है? संगम क्या होता है और संगम कहाँ हो रहा है? भारत में तो कोई संगम नहीं हो रहा है। सतलज नदी पाकिस्तान में जा रही है, व्यास नदी यहाँ पे मिल रही है। दो नदियों के मिलने से कोई संगम तो होता है नहीं। ये नदी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में। यहाँ पाकिस्तान में तो संगम कहाँ पे हो रहा है? संगम कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, तो उसको लेकर ही हम चर्चा करते हैं और समझते हैं। देखना यहाँ पे, कोई भी नदियाँ
जब दूसरी नदी से मिलती है तो दोनों नदियों का जो मिलन स्थान होता है हम उसको संगम कहते हैं। वहाँ पे 2 नदियाँ मिले, चाहे 10 नदियाँ मिले, चाहे 4 नदियाँ मिले, 3 मिले, जितनी भी मिले, क्षेत्र संगम कहलाता है और काफ़ी सारा पानी एक साथ बह के एक नई नदी में चला जाता है। जैसे एक नदी बह के आ रही है, ठीक है, एक नदी बह के आ रही है, इधर से एक नदी और आ रही है। अब ये नदियाँ दोनों बहती जा रही है तो एक जगह ऐसी आती है तब इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है और इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, 2 गुना हो जाती है। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने चर्चा कर ली, ऐसे आप आकृति बना लेना कि संगम क्या होता है। ये तो हमने बात कर ली संगम की। अब इस मैप में संगम कहाँ पे हो रहा है समझना। सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, भारत में होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, जब ये जा रही होती है तो यहाँ पे एक हिस्सा आता है, ये जगह आती है इस जगह पे, यहाँ पे। इस जगह का नाम है मिठान कोट। क्या नाम है इस जगह का? मिठान कोट। पाकिस्तान के अंदर मिठान कोट स्थान पे सिंधु नदी किससे मिल जाती है? सिंधु नदी, सॉरी, सिंधु नदी आ रही होती है यहाँ पे मिठान कोट पे। आपको एक क्षेत्र मिलता है मिठान कोट में, वहाँ पे सतलज नदी मिलती है। कहाँ पे? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी मिलती है? सतलज नदी मिलती है। और सतलज नदी और सिंधु नदी का संगम होता है। उससे पहले आप ध्यान से देखिए, इससे भी पहले अगर हम बात करना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नदी और मिल रही है इस स्थान पे। ये नदी कौन सी है? तो आप यहाँ पे देखिए, इस नदी में अंदर पानी आ रहा है, किसका आ रहा है? रावी का। इस नदी के अंदर पानी आ रहा है, किसका आ रहा है? चिनाब का। इस नदी के अंदर पानी आ रहा है, किसका आ रहा है? झेलम का। तो 3 नदियों का पानी एक साथ बह के आ रहा है और वो नदी कहाँ पे आके, यहाँ पे आके सतलज में मिल जाती है। तो चिनाब का और सतलज का जो मिलन स्थान है वो कहाँ पे है? इस जगह पे है। और ये स्थान कौन सा है? उच्च शरीफ, बहावलपुर, पाकिस्तान। उच्च शरीफ, बहावलपुर, पाकिस्तान में सतलज नदी के साथ इन तीनों नदियों का संगम होता है। ठीक है, और व्यास नदी तो सतलज में पहले ही मिल चुकी है, तो व्यास का पानी तो पहले ही सतलज में यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे संगम हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उच्च शरीफ में हुआ, उसके बाद देखिए ये स्थान है, ध्यान से देखिए, रावी नदी और चिनाब नदी, क्योंकि झेलम तो पहले ही चिनाब में मिल चुकी है, तो रावी नदी और चिनाब नदी का यहाँ पे संगम होता है। इस जगह पे ये स्थान जो है वो है रंगपुर, पाकिस्तान। कहाँ पे है? रंगपुर, पाकिस्तान में। उसके बाद यहाँ पे संगम होता है किसका? झेलम का और चिनाब का। इस स्थान को कहते हैं ट्रीमू, पाकिस्तान में। ट्रीमू, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये है जो इम्पोर्टेंट सिंधु नदी को लेकर जो संगम हुए हैं, उन संगम को लेकर हमने चर्चा की है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, संगम का नाम पूछा जा सकता है, नदियों का सीक्वेंस पूछा जा सकता है, कहाँ पे किस नदी का संगम हो रहा है वो क्रम पूछा जा सकता है, सिंधु और सतलज का मिलन कहाँ पे हो रहा है वो क्रम पूछा जा सकता है, या इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है ये पूछा जा सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने इनको काफ़ी बारीकी से मैप के साथ आपको दर्शाए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? संगम लिखना है, फिर लिखना है सिंधु और सतलज का संगम, मिठान कोट, पाकिस्तान। फिर झेलम और चिनाब का संगम, ये स्थान ट्रीमू, पाकिस्तान। फिर चिनाब और रावी का मिलन यहाँ पे रंगपुर। रावी और सतलज का मिलन यहाँ पे उच्च शरीफ। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक मिलन और होता है जो हम रेड पेन से बनाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकलता है, ये है व्यास नदी
और सतलज नदी का मिलन। और हमने जो नोट लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि हरि के बैराज बांध। तो इसकी बात करने से पहले ठीक है लिख लेते हैं, एक पॉइंट है छोटा सा। भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है इंदिरा गांधी नहर। आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो आप पॉइंट लिखना इसको, फिर हम आगे शुरू करेंगे। समझना, ये हमने जो बोले हैं आपको मैप बनाना है, इनको लिखना है। ये मैप सटीकता के साथ बना हुआ है, बिल्कुल बारीकी से, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। आपको सारे राज्य भी दिख रहे हैं। तो ऐसा का ऐसा मैप बनाना, इसको झूम करके। फिर ये नोट में लिखना, हरि के व्यास और सतलज नदी का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे हरि के बैराज बांध बनाया गया है। और वहाँ से भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, काफ़ी सारे लोग जो आज़ाद भारत में मौजूद थे, ठीक है। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद काफ़ी सारे लोग थे जो जिंदा भी थे, मौजूद भी थे, उनके कुछ फैसले भी थे। गलतियाँ की गई होगी, नए नए आज़ाद हुए थे, नई नई गलतियाँ की गई होंगी, लेकिन उन लोगों के द्वारा काफ़ी बेहतर काम किया गया। हमारा पश्चिमी राजस्थान पानी के लिए अकाल में हड्डियाँ दिखती थी लोगों की, गिन सकते थे आप। जो खेजड़ी होती थी उनकी फलियाँ एक इकट्ठी करके मटकियों में, थैलियाँ तो क्या थी, मटकियों में रखी जाती थी, ठीक है। एक एक महीने तक उनको खाया जाता था, चलाया जाता था। आज़ादी के बाद की बात है, ये पहले की नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे लोग जीवन यापन कर रहे थे। वहाँ पे वैसी स्थिति में इस नहर का वहाँ पे निकालना, वहाँ तक पानी पहुँचाना, ये बहुत बड़ा कदम था। ये समझौता अभी जो हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता की, ये समझौता ऐसे दौर में हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ रुक नहीं रही थी। ये समझौता 70 साल बाद भी कायम है, जबकि रोज़ पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ये समझौता क्यों किया गया, चाहे भारत को थोड़ा लॉस भी हुआ हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, गलतियाँ हुई है, लेकिन ये समझौता आज भारत की किसी और हिस्से में ना सही, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में काफ़ी बेहतर साबित हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखिए। संगम की हम बात करते हैं, हरि के बैराज बांध भारत की सबसे बड़ी नहर। फिर हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता को लेकर। ठीक है, तो आप क्लास को आराम से रोकिए, आराम से बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉप पॉइंट को लेकर हम चर्चा करते हैं। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में ये समझौता हुआ। पाकिस्तान में कराची के अंदर समझौता हुआ। पाकिस्तान के आयूब खान और भारत के जवाहरलाल नेहरू के मध्य ये समझौता हुआ। इसमें नदियों के 2 समूह बांटे गए। पहला समूह पूर्वी पश्चिमी नदियाँ, दूसरा समूह पूर्वी नदियाँ। आप कह सकते हो कि नदियाँ तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो कैसे 2 समूह में नदियों को बांटा गया है। नदियाँ भले ही उत्तर से दक्षिण की तरफ हो, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इस तरफ है, भारत की स्थिति इस तरफ है, तो पश्चिम और पूर्व इस तरीके से नदियों को बांटा गया। इस हिस्से में आने वाली 3 नदियाँ पाकिस्तान के फेवर में गई। इस स्थिति से इधर आने वाली सारी नदियाँ भारत के फेवर में गई। तो यहाँ पे आप चीज़ को समझ सकते हो कि समझौता किस प्रकार से किया गया। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, लिख रखा है। बंटवारा 2 समूह में बनाया गया, जो हमने बात कर ली। वेस्ट में सिंधु, झेलम, चिनाब। ध्यान से देखिए, सिंधु, ये सिंधु, झेलम और चिनाब। देखिए यहाँ से अब आपको कोई क्लियर, आपका डाउट ही खत्म है। यहाँ पे जैसे जैसे नदियाँ इधर से मिलती जाएगी, वो नदियाँ पाकिस्तान में इधर जाएगी जो इसमें, ठीक है। अब आगे देखना, रावी व्यास सतलज जो पाकिस्तान के फेवर में गई, वो 80% पाकिस्तान के पास पानी जाएगा।
जो भारत के फेवर में आई वो भारत के 80% भारत के। पाकिस्तान के फेवर में जाने वाली नदियों पे भारत बिजली बना सकता है।